नमस्कार। बड़ी खबरें में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुधा शर्मा। तो आइए शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों की और सबसे पहले बात करते हैं कच्चे तेल के दामों की। जी हां, आपको बता दें कच्चे तेल के दामों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। दुनिया में कच्चे तेल को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। यूएस बाजार में कच्चे तेल के भाव सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं। भारत में कच्चे तेल का आयात ओपेक देशों से होता है और ये भी आपको बता दें कि WTI मार्केट के इतिहास में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। तो एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों के लिए बता दें किस तरह से दुनिया में कच्चे तेल को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन ग्लोबल लॉकडाउन के चलते हुए इस समय पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऑयल की डिमांड भयंकर रूप से अप्रत्याशित रूप से गिर गई है, लेनदार नहीं है और जिसका परिणाम ये हो रहा है कि फ्यूचर कारोबार उससे बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो गया है। इस पर्टिकुलर ये ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक पल है जिसमें कि ऐसा कहा जा रहा है कि पिछले 30 वर्षों से ज़्यादा समय से भी अमेरिका में ऐसा कभी नहीं घटित हुआ और ये निश्चित तौर से आज के परिवेश में जिस तरह से कोरोना का पेंडेमिक बढ़ा हुआ है उसको देखते हुए ये इस तरह के प्राइजेस घटे हुए हैं। अब जहाँ तक दूसरा प्रश्न है जिसमें कि इस तरह के प्राइस गिरने से भारत की अर्थव्यवस्था में उसका क्या रिलेवेंस है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत का कॉन्ट्रैक्ट ब्रेंट क्रूड खरीदने का ओपेक कंट्रीज़ के साथ है और भारत जो ऑयल प्रोड्यूस खरीदता है उसकी प्राइस भी इस तरह के गिरावट का अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में ओपेक के प्राइसेस के गिरने का प्रभाव भारतवर्ष के इंपोर्ट बिल पे भी पड़ेगा। और इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं डॉक्टर किरोड़ी सिंह, विदेशी मामलों की जानकार इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। डॉक्टर सिंह, हम आपसे ये समझना चाहेंगे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के दामों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसे में क्या इसका फायदा भारतीय जनता को मिल पाएगा? देखिए मैडम, ऐसा है कि जो भी प्राइस गिरना शुरू हुआ तो जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं ओपेक प्लस, पर्टिकुलरली रशिया, ओपेक प्लस रशिया एंड मैक्सिको, इन्होंने एक एग्रीमेंट करने की कोशिश की कि कुछ कट किया जाए, हमें ऑयल प्रोडक्शन कम किया जाए जी। और अल्टीमेटली इस बात पे एग्रीमेंट हो गया है कि 10% ऑयल प्रोडक्शन कम करेंगे। वो 10% मीन्स लगभग 10 मिलियन बैरल पर डे कम हो जाएगा। तो उस प्राइस कंट्रोल करने के लिए उन्होंने अपनी तरफ से ये एफर्ट किया है, लेकिन फिर भी ऑयल की जो डिमांड है वो इतनी कम है कि ये मुश्किल हो रहा है जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको भी उनको बेचना। तो जो ऑयल कंपनी है वो स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि जिनको ऑयल की जरूरत है वो स्टोर करके रख लें। अच्छा डॉक्टर सिंह, क्या आप मानते हैं कि भारत के लिए और भारत की सरकार के लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है राजकोषीय घाटे को कम करने का? क्योंकि अगर ऐसे हालात में तेल मंगवाया जाता है और जिस प्रकार से भारत में खपत रही है, हालांकि लॉकडाउन है और गाड़ियों को लेकर रोक है, लेकिन फिर भी राजकोषीय घाटे को भरने का सबसे बेहतरीन समय है भारत की सरकार के पास फिलहाल। ये मैडम बिल्कुल सही है। भारत लगभग अपना ऑयल का 80% से भी ऊपर इंपोर्ट करता है और उसमें भारत को अपनी हार्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज देना पड़ता है। तो ऐसे समय अगर भारत के पास इतनी स्टोरेज फैसिलिटी है, मुझे नहीं मालूम कितनी स्टोरेज फैसिलिटी है, तो इस समय अगर खरीद के रखा जाए तो आगे काम आ सकता है, क्योंकि लॉकडाउन तो हमेशा तो रहने से रहा। तो जब इस समय लेके सस्ता बिक रहा है तो स्टोरेज करके अगर रख लें तो निश्चित रूप से भारत को फायदा होगा। तो लेकिन डिमांड बहुत कम हो गई है, तो भारत में फॉरेन एक्सचेंज जो कि डाउन हो रहा था वो एकदम से फॉरेन एक्सचेंज हमारा वापस बढ़ने लग गया है, क्योंकि मैक्सिमम हमारा फॉरेन एक्सचेंज था वो ऑयल को परचेज करने में, ऑयल इंपोर्ट करने में ही जा रहा था। तो भारत के लिए फॉरेन एक्सचेंज की स्थिति अभी अच्छी हो गई है। खराब होने की वजह से लगभग सभी देशों की फॉरेन एक्सचेंज की स्थिति बिगड़ रही है, लेकिन भारत की इस मामले में ठीक हो रही है, क्योंकि भारत सबसे ज्यादा इंपोर्ट करने वाला था। तो ओपेक कंट्री रशिया और मैक्सिको मिलके उन्होंने ये तय कर लिया है कि 10% हम कट करेंगे और दूसरे जो कंट्रीज हैं इसके बाहर हैं
ओपेक एंड अलाई से, जैसे कनाडा है, यूएस है, ब्राजील है, नॉर्वे है, वो भी ये कह रहे हैं कि हम भी कट करेंगे और पर डे लगभग 7 मिलियन बैरल हम कम करेंगे। तो निश्चित रूप से कम करेंगे तो प्राइसेस को वो स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे, मैनेज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी प्राइसेस लो रहेंगे, क्योंकि कहीं भी किसी भी देश में डिमांड नहीं है। चलिए वाकई में डिमांड नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। डॉक्टर किरोड़ी सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे और जिस तरह से कच्चे तेल के दाम जो है वो लगातार कम होते हुए नज़र आ रही हैं, उसका फ़ायदा भारत को ज़रूर मिल सकता है। हालांकि अमेरिकी बाज़ार की बात यहाँ पर कही जा रही है और भारत ओपेक देशों से ही तेल खरीदता है। ऐसे में सहायता मिल सकती है भारत अगर इस तेल को हिंदुस्तान में मंगवाता है और ऐसे में राजकोषीय घाटा जो है उससे भी उबरने की कोशिश केंद्र सरकार कर सकती है। और लगातार जानकारी जैसे कि हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि कोरोना वायरस की महामारी से तमाम दुनिया के देश परेशान नजर आ रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही हैं। इस बीच बंगाल सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने आ चुके हैं। गृह मंत्रालय का आरोप है कि सहयोग नहीं किया जा रहा है और साफ तौर से हमें 15 मिनट पहले ही इस संबंध में सूचना दी गई। इस तरह की सफाई बंगाल सचिव देते हुए नजर आ रही हैं, लेकिन ICMT टीम को स्थानीय स्तर पर किसी तरह की कोई सहायता नहीं दी जा रही है, ये कहना है गृह मंत्रालय का। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता शांतनु बैनर्जी। शांतनु, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से कोरोना वायरस को लेकर बंगाल की सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि वो मृत्यु के आंकड़ों को छुपा रही है, इस बीच जो ये तनातनी देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे इसके विषय में आप? जी बिल्कुल, सबसे जो बड़ी बात जो सामने आ रहा है, देखिए सेंट्रल का जो 2 टीम आया है, एक टीम में अपूर्व चंद्र है, दूसरा टीम में विनीत गोयल एक टीम लीडर है। लेकिन काल जब पश्चिम बंगाल पे आया है तो पश्चिम बंगाल पे आने के बाद ही ममता बनर्जी ने सिर्फ यही मतलब आरोप लगे केंद्रीय सरकार के ऊपर, जो मतलब बिना पूछकर कोई हुआ क्या हुआ नहीं हुआ ये सब कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अचानक मतलब सेंट्रल का जो 2 टीम भेजे गया है, 21 लिए भेजा गया है। लेकिन सबसे ममता बनर्जी का यही कहना है कि दोपहर को जब सशस्त्र दफ्तर से फोन आया था, केंद्रीय सशस्त्र दफ्तर से, तो फोन पे बात होने के पहले ही पश्चिम बंगाल में 2 टीम घुसा दिया। एक तो कलकत्ता के लिए, हावड़ा कलकत्ता उत्तर 24 परगना के लिए एक टीम भेजा है, एक नॉर्थ बंगाल के लिए। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है, उसके बाद भी पश्चिम बंगाल का जो सरकार है, सरकार ने मतलब उसका कोई सहयोग भी नहीं कर रहा है, क्योंकि काल जब आए थे, आने के बाद ही नवान्न में वो लोग गए थे, नवान्न में सदस्य सचिव के साथ बात भी किया है, मीटिंग भी किया था। लेकिन मीटिंग करने के बाद भी उसको मतलब कोई बाहर में कोई आने जाने के लिए, घूमने के लिए माना कर रहे, या आप बाहर में मत निकालिए। उसके बाद वो पूरा टीम ने सीधा कलकत्ता का जो बालीगंज जिला का है, बालीगंज इलाका में जो BSF का जो कैंप है, वो कैंप में पहुंच गया था। लेकिन आज फिर भी और एक मीटिंग बुलाया गया, तो मीटिंग करने के बाद भी अचानक दोपहर को सशस्त्र दफ्तर से, गृह मंत्रालय दफ्तर से, केंद्रीय सरकार की तरफ से एक चिट्ठी भेजा है, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का जो एक्ट है, उसी एक्ट के तहत जो मतलब पश्चिम बंगाल सरकार को भी मतलब इसको कारण दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो हालत चल रहा है पूरा देश भर में, कहीं भी इलाका जा सकता है केंद्रीय सरकार का प्रतिनिधि दल, और इसी कारण से मतलब वो दल हम पश्चिम बंगाल में जो गया है, तो पश्चिम बंगाल सरकार को मदद करने गया है। चलिए वाकई में शांतनु, यहाँ सहायता करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तनातनी देखने को मिल रही है। गृह मंत्रालय की तरफ से साफ तौर से ये कहा जा रहा है कि उन्हें पश्चिम बंगाल की सरकार की तरफ से किसी प्रकार की सहायता मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, और ऐसे में पश्चिम बंगाल सरकार की अपनी ही दलीलें हैं। और इस बीच ये भी खबर मिल पा रही है कि मौत के आंकड़ों को लेकर पश्चिम बंगाल की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं।
और अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। जी हां, आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि लॉकडाउन में हर परिवार को मुफ्त में बेसिक किट दी जाएगी। दिल्ली की आधी आबादी को मुफ्त राशन भी मिल रहा है। पत्रकारों की टेस्टिंग का काम भी शुरू होगा और एमसीडी के 2 सफाई कर्मचारियों की अगर बात की जाए तो उनका कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें वो पॉजिटिव पाए गए हैं। एक की मृत्यु हो चुकी है। तो तमाम घटनाक्रम की अगर बात की जाए तो एक तरफ मुख्यमंत्री का ये कहना है कि लोगों को सहायता पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और वहीं इस बीच दुखद खबर ये मिल पा रही है कि एमसीडी के 2 सफाई कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और एक की मृत्यु हो चुकी है। और इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। फोन लाइन पर मौजूद हैं मेरे सहयोगी सुधीर सलूजा। सुधीर जी, हमें ये बताइए कि जिस तरह के दावे और वायदे किए जा रहे हैं राजधानी दिल्ली में सरकार के द्वारा, कितनी जमीनी हकीकत उन पर देखने को मिल रही है? सुधा जी, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बहुत बड़ी बात कही कि दिल्ली की आधी आबादी को मुफ्त में राशन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक लोग अपनी रोजी रोटी फिर से कमाना नहीं शुरू करते, तब तक उनका ख्याल हमारी जिम्मेवारी है। इसके लिए उन्होंने कहा कि हमने फूड सिक्योरिटी का प्लान बनाया है। दिल्ली की 1 करोड़ जनता यानी आधी आबादी को मुफ्त राशन दे रहे हैं और उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि कोई भी भूखा ना सोए। और इसके अलावा उन्होंने एक बात और कही कि लॉकडाउन में हर परिवार को एक बेसिक किट मुफ्त दी जा रही है और उसमें दाल, आटा, चावल, साबुन और तेल है और यह हर परिवार को दी जा रही है। हालांकि धरातल में ऐसा नहीं दिख रहा है। लेकिन सुधीर जी, लगातार हम देख पा रहे हैं कि राजधानी दिल्ली में जो आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और कई तस्वीरें लगातार हमने अपने टेलीविजन स्क्रीन्स के माध्यम से अपने दर्शकों तक पहुंचाई, जहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं राशन लेने के लिए। वहां पर कई नेता भी पहुंचते हैं। तो ऐसे में सच्चाई कितनी है मुख्यमंत्री की इन बातों में? देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि आधी दिल्ली को राशन मिल रहा है और इसके अलावा हर परिवार को बेसिक किट मुफ्त दी जा रही है। मुझे लगता है कि शायद ये कुछ सुर्खियां बटोरी जा रही हैं और राजनीतिकरण हो रहा है। जैसे बहुत लोग, आपने देखा होगा कि गरीब हैं और उनको अगर 4 कोई थोड़ा खाने का भी सामान देता है तो उसमें भी वो अपनी उसकी फोटो और वो सब चीजें होती हैं, लेकिन दिखावा ज्यादा हो रहा है जी। तो ये सब चीजें धरातल पर उतना अच्छा उसका रिजल्ट नहीं दिख रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री ने आज एक घोषणा पत्रकारों के लिए भी की। उन्होंने कहा कि मैं पत्रकारों के जज्बे को भी सलाम करता हूं और पत्रकारों के लिए कोरोना टेस्टिंग की सुविधा भी दे रहा हूं और धरातल और हकीकत में फर्क है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन ज़मीनी हकीकत की अगर बात की जाए तो ज़मीनी हकीकत दावों से कुछ अलग ही नज़र आ रही है, इतर ही नज़र आ रही है। मुख्यमंत्री का ये कहना है कि आधी आबादी को वो राशन दे रहे हैं, मुफ्त में राशन दे रहे हैं। तकरीबन 2 करोड़ की जनसंख्या है राजधानी दिल्ली में और ऐसे में उनके दावों को लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल उठते हुए नज़र आ रहे हैं। और अब बात करते हैं उड़ीसा की। जी हां, आपको बता दें कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री का ये कहना है कि जो भी कोरोना वॉरियर्स हैं उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाएगा मृत्यु के बाद। ये भी आपको बता दें कि उनका ये कहना है कि राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और साथ ही सरकार के द्वारा 50 लाख रुपए का मुआवजा भी उनके परिवारों को दिया जाएगा। तो एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों के लिए बता दें, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की तरफ से बड़ी घोषणा कर दी गई है। मृत्यु होने पर कोरोना वॉरियर्स को मिलेगा शहीद का दर्जा, राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और सरकार उन्हें 50 लाख रुपए का मुआवजा देगी। और इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता तुषार। तुषार, वाकई में जिस तरह से घोषणा की गई है, कहा जा सकता है कि काबिले तारीफ कदम है मुख्यमंत्री का ये। देखिए सुधा, उड़ीसा सरकार जो ऐलान किए हैं वाकई ही काबिल की तारीफ है। ये सारी जो डॉक्टर हैं, नर्सेस हैं, मेडिकल स्टाफ है, जो कोविड-19 के लिए दिन रात एक होकर अपनी परिवार से बिछड़ के अपनी जान को बाजी लगा के दूसरे की जान बचाने के लिए अपने आरामदायक जीवन को पीछे छोड़ के दिन रात लगे हुए हैं, उनके लिए ये सही सम्मान है। उड़ीसा सरकार के नजर में ये डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ जैसे हैं, बॉर्डर में जो फौजी जो ड्यूटी करता है वैसा ही सेम है।
तो अगर देखें तो धूप में भी बॉर्डर का जो फौजी होता है वो धूप में खड़ा होकर अपनी जान को बाजी लगा के वो काम करता है। वैसे ही ये कोविड-19 के दौरान जो कोरोना महामारी जो वायरस आया है उसी के दौरान के लिए एक इंसान जो सा लड़ता है उसी के लिए अपनी जान को उनको डॉक्टर ने पूरा काबिज करके उसका दिन रात लगा के काम कर रहे हैं। तो अच्छा तुषार, ये बोलते हैं बताइए कि फिलहाल की स्थिति क्या है उड़ीसा की? अगर बात की जाए तो कोरोना को लेकर लगातार पूरे देश में कोशिशें चल रही हैं कि इसके ऊपर काबू पाया जाए, तो उड़ीसा की सरकार ने अभी तक इसको लेकर क्या कुछ अहम कदम उठाए हैं? जी देखिए, उड़ीसा के तो फिलहाल जो बात कर रहे हैं, अगर एक्टिव केस देखेंगे तो कुल मिला के 79 केस आया है, जिससे 49 को जो है अंडर ट्रीटमेंट में है और 29 जो अच्छी राहत की बारी है, जो 29 लोग रिकवर हो गए हैं, 29 लोग रिकवर हैं और एक की डेथ हो गया है। अगर देखें तो जो प्रशासन है तो काफी लॉकडाउन का स्थिति पूरा उड़ीसा को सील किए हैं और लॉकडाउन भारी मात्रा से है और उड़ीसा के सरकार काफी उसका ऊपर काम कर रहा है और पूरा नजर रखे हुए हैं कि किसी तरह से ये महामारी दूर से न व्यापे। तो उसी के लिए सारी प्रशासन पूरा दिन रात के अपनी पुलिस प्रशासन मानो और आपका स्वास्थ्य कर्मी मानो सभी लगा के काम कर रहे हैं। अगर माने तो उड़ीसा सरकार जो ऐलान किए हैं जो 50 लाख जो मिलेगा, अगर वही चिकित्सा के दौरान किसी का डेथ हो जाता है, मान लीजिए कि कोई डॉक्टर हो या हेल्थ वर्कर हो और उसका भी डेथ हो जाता है तो उसको 50 लाख मिलेगा। अगर मान लीजिए उसका डेथ भी हो गया तो उसके जो रिटायर्ड पीरियड था तो रिटायर्ड पीरियड तक उसको भी पैसा जो उसका जो सैलरी था उसको सैलरी सही तरीके से मिलेगा और जो शहीद को जैसे सम्मान मिलता है राष्ट्रीय के साथ उसका सम्मान दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ओडिशा की अगर बात की जाए, जैसे कि जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है कि सरकार की तरफ से 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। काबिले तारीफ ये कदम माना जा सकता है। ये भी आपको बता दें कि ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की तरफ से ये घोषणा की गई है। और इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। राम शंकर नंदा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम आपसे ये समझना चाहेंगे राम शंकर जी कि जिस तरह की घोषणा की गई है, कहीं ना कहीं ऐसे परिवार जिनके अपने खो जाते हैं या जिनकी मृत्यु हो जाती है कोरोना महामारी से निपटने में, उनके लिए तो कहीं ना कहीं राहत की खबर है। ये भारत की जी हेलो, ये भारत के एक चमकाने वाले खबर है। ओडिशा माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नवीन पटनायक जी कोविड-19 लड़ाई की में योद्धा, आगे की योद्धा जो डॉक्टर्स लोग होती है, स्वास्थ्य कर्मी होती है, उनके लिए जो कदम उठाए वो सराहनीय कदम है। जो डॉक्टर और स्वास्थ्य राम कर्मी शंकर के जी लिए हमसे बातचीत करने के लिए, और इस तरह के कदमों की आवश्यकता है। फिलहाल फ्रंट लाइनर्स की अगर बात की जाए, सफाई कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स हैं, ये तमाम वो लोग हैं जो कोरोना वायरस से लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। और ऐसे में उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने इस तरह की घोषणा की है कि मृत्यु होने पर कोरोना वॉरियर्स को यहाँ शहीद का दर्जा दिया जाएगा। सम्मान की बात है और सम्मान के साथ उनके परिवार को सहायता राशि भी पहुँचाई जाएगी। और आज एक और बड़ी खबर आई उत्तर प्रदेश से। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से बड़ी खबर आई, जहां पर 30 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 16 विदेशी इसमें शामिल थे। ये भी आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी गिरफ्तार किया गया है। शहर की 2 मस्जिदों में जमाती यहां पर रह रहे थे। तो कुल मिलाकर 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 16 विदेशी इसमें शामिल थे। यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी गिरफ्तार किया गया है, जिसके ऊपर इन्हें सहायता पहुंचाने, छुपाने के आरोप लगे हैं। ये बता दें कि शहर की 2 मस्जिदों में इन जमातियों को छुपाकर रखा गया था। तो लगातार कोरोना महामारी से देश लड़ता हुआ नजर आ रहा है। पूरे देश में लॉकडाउन है और ऐसे में इस बीच जिस तरह की खबरें आ रही हैं, हैरान और परेशान करने वाली हैं। राजधानी दिल्ली में जमात से ये पूरा मामला शुरू हुआ, जिसके बाद देश के कोने कोने से जमाती मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा ही मामला प्रयागराज में देखने को मिला, जहां पर 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 16 विदेशी हैं और साथ ही ये तमाम जमाती जो हैं, इन्हें 2 मस्जिदों में छुपा कर रखा गया था।
और इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता अखिलेश। अखिलेश, क्या ये देश के साथ धोखा नहीं है जब देश, केंद्र सरकार, आम जनता लगातार कोरोना से लड़ने की कोशिश कर रही है, ऐसे में जब इस तरह की खबरें आती हैं तो विश्वास कैसे करें जमातियों पर? जी बिल्कुल, बता दें कि इस तरह से जो खबरें आ रही हैं, देखने को मिल रही है, इसमें विश्वास करने की कोई बात ही नहीं रह गई है, क्योंकि यहाँ पर एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी शामिल हैं जो कि जमातियों को छिपा करके शहर के 2 अन्य मस्जिदों में उन्होंने छिपा कर रखा हुआ था और उन्होंने ऐसी घिनौनी हरकत की कि उन्होंने प्रशासन से एक शब्द नहीं कहा कि हमारे कुछ लोग आके रुके हैं, क्या हैं, कैसे हैं, कोई बात नहीं हुई थी। और उनमें से एक जमाती जो कि इंडोनेशियाई था और उसका कोरोना टेस्ट हुआ तो वो पॉजिटिव पाया गया था। जी हाँ, वाकई में तो लगातार इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। अखिलेश, ये पहला मामला नहीं है। प्रयागराज के अलावा आज जो खबरें आई उसमें रायबरेली का नाम भी शामिल है, सहारनपुर का नाम भी शामिल है और सभी के सभी जमाती हैं। तो ऐसे में विचार करने की आवश्यकता है कि आखिर इनकी मंशा क्या है। जी, इसमें विचार करने की आवश्यकता जरूर है कि इसकी मंशा क्या है, क्योंकि आज जिस तरह से रायबरेली में 33 जमाती पकड़े गए हैं और सभी के सभी कोरोना पॉजिटिव हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें इनकी कोई ना कोई रणनीति है जो कोरोना को लेकर के देश के खिलाफ ये लोग जा रहे हैं। जी हाँ, वाकई में तो लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं। अखिलेश, ये भी आप हमें बताइए कि प्रोफेसर जो गिरफ्तार किया गया है उसके बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या उसका संबंध भी जमात से रहा है या आखिर क्या वजह रही कि इतने सारे लोगों को वो लगातार छुपाने की कोशिश कर रहा था, उनकी सहायता कर रहा था? जी, मैं बिल्कुल बता दूं कि जो प्रोफेसर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मोहम्मद शाहिद थे, वो बीते मार्च में तबलीगी जमात में शामिल हुए थे निजामुद्दीन के मरकज में, और वो विदेशियों से पहले ही प्रयागराज चले आए थे और उसके बाद विदेशी आए तो इन्होंने उनको छिपा करके रखा हुआ था और खुद भी अपने घर में होम क्वारंटाइन होकर छिपे हुए थे और प्रशासन की इसकी कोई भी भनक किसी को द्वारा नहीं लगी थी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश हमसे बातचीत करने के लिए। तो लगातार जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, किस तरह की खबरें आ रही हैं। अकेले उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहां आज 3 जगहों से खबरें आई। रायबरेली की बात करें, सहारनपुर की बात करें या प्रयागराज की बात करें, तीनों जगहों से जमातियों को पकड़ा गया है, मस्जिदों में छुपे हुए थे। और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर इनकी मंशा क्या है। एक प्रोफेसर को भी गिरफ्तार किया गया है और कई बार ये बात कह दी जाती है कि जहालत है या अनपढ़ता है जिसकी वजह से कई बार इस तरह के कदम उठा लिए जाते हैं, लेकिन जब एक प्रोफेसर इस तरह की हरकत करता है तो ऐसे में सवाल उठने लाजमी हैं। और आगे बढ़ते हुए चलिए अब बात करते हैं एक बार फिर से राजधानी दिल्ली की। जी हां, आपको बता दें दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल ने वीडियो जारी किया है। वीडियो में क्या कुछ कहा गया है ये हम जानकारी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। कांस्टेबल सचिन तोमर का ये वीडियो है जिसमें सरकार से मदद मांगी गई है। वीडियो में और क्या कुछ कहा गया है आप भी सुनिए। और यहाँ पर अगर हम किसी भी प्रकार की कोई जैसे गले में खराबी है, किसी को फीवर है, कोई दवाई मांगता है उसको दवाई नहीं दी जाती, किसी को गर्म पानी नहीं दिया जाता, नॉर्मल पानी दिया जा रहा है। कल से कोई चादर चेंज नहीं हुई बेडों की। आप पिल्लो देख सकते हो, ये वाइट कलर के पिल्लो है, आप इनकी हालत देखो। बार बार बोल रहे हैं कि इनको चेंज कराओ। सरकार कहते कि ये वाइट कलर बिल्कुल ब्लैक हो रहा है, ऐसे हो रहा है जैसे इसको किसी गंदी नाली से कीचड़ से निकाल रहा हो। 20 आदमी एक ही फ्लोर पर है, एक ही रूम है सभी के लिए। ये अकेला एक ये बाथरूम है। किसी भी आदमी को ना गर्म पानी की सुविधा है, किसी आदमी को फीवर हो जाता है उसको मेडिसिन नहीं मिलती, किसी आदमी का गला खराब है तो उसे वो मेडिसिन नहीं मिलती। सुविधाओं के नाम पे कोई किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। तो आपने सुना क्या कुछ कहा है सिपाही ने। और ये भी आपको बता दें कि इन सिपाही का जो नाम है वो सचिन तोमर बताया जा रहा है। कोरोना पॉजिटिव है, पुलिस कांस्टेबल, और ऐसे में वीडियो जारी किया गया है। वीडियो में साफ तौर से आपने सुना उन्होंने कहा कि सरकार को सहायता करनी चाहिए, अस्पताल में साफ सफाई नहीं है, डॉक्टर्स दवाई नहीं दे रहे हैं। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता राजीव तिवारी। राजीव, कांस्टेबल की बात हम सभी ने सुनी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर हालात ऐसे हैं तो कोरोना से जंग में जीतेंगे कैसे?
जी, बिल्कुल बता दें। जिस तरीके से एक हेड कांस्टेबल का जो वीडियो वायरल हुआ है, उसके अंदर एक स्पष्ट कर दिया उसने क्योंकि अस्पताल प्रशासन जो है, वो काम नहीं कर रहा है, ढंग से तरीके से काम नहीं कर रहा है क्योंकि सरकार लाख दावे कर रही है कि हमारे पास सुविधाएं बहुत हैं। केंद्र सरकार ने भी कहा कि हर अस्पताल के अंदर सुविधाएं हैं, मेडिकल सुविधाएं दी जा रही हैं, दवाइयाँ दी जा रही हैं। मगर जब जमीनी स्तर पर देखने वाली बात है और वो एक हेड कांस्टेबल एक वीडियो वायरल करता है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि सरकार ग्राउंड लेवल पे काम नहीं कर पा रही है, या यही कहें कि जो ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले कर्मचारी हैं वो काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि सरकार तो ऑर्डर फॉलो कर देती है, मगर जब जमीनी स्तर की बात करते हैं तो वहां पे काम नहीं हो पाता है। मगर जिसकी अभी पुष्टि जैसे हुई है कि अभी जो सचिन तोमर है हेड कांस्टेबल, वो लगभग 17 तारीख को अस्पताल के अंदर एडमिट हुआ था और कहीं ना कहीं उसको जब 2-3 दिन हो गए तो उसको इस तरीके से परिस्थिति को झेलते हुए तब जाके उसने कहीं वीडियो वायरल किया गया है। उसने पूरे अस्पताल की बात करें कि हर तरीके से उसने बेड की भी व्यवस्था दिखाई, टॉयलेट की व्यवस्था दिखाई, पर किसी तरीके की कोई सुविधा नहीं है। और यहाँ तक कि एक एक वार्ड के अंदर लगभग 19 से 20 लोगों को जमा किया हुआ, यानी कह सकते हैं अस्पताल के अंदर रोका हुआ है वार्ड के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, सरकार घेरे के अंदर जरूर आती है, मगर सरकार जब तक जागती नहीं है तब तक इसी तरीके से प्रशासन काम करता रहता है। मगर अच्छा सरकार को राजीव, जगाने ये के लिए जब बताइए, वीडियो जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद प्रशासन की नींद टूटी है क्या? राजीव, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद प्रशासन की नींद टूटी है क्या? जी बिल्कुल बता दें। देखिए, वीडियो वायरल होने के बाद में जब सरकार की नींदें टूटी हुई है तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि हम अपनी तरफ से पूरी सुविधा करवा रहे हैं। मगर अभी स्पष्ट तौर पर बात करें तो सचिन तक अभी ऐसी कोई सुविधा नहीं पहुंच पाई है। मगर हाँ, जब तक पहुंचेगी कहीं ना कहीं उसमें 1-2 दिन का समय लग जाएगा। मगर जिस तरीके से ये प्रशासन जब काम करता है तो ग्राउंड लेवल पे पूरी तरीके से चेक नहीं करता कि अभी जमीनी स्तर पे लोगों के पास सुविधा पहुंच पा रही है नहीं पहुंच पा रही है। मगर सरकार जब ऑर्डर फॉलो करती है तो नीचे पहले ग्राउंड लेवल पर चेक करना चाहिए उनको कि सुविधाएं कितनी हैं हम लोगों के पास। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे संवाददाता राजीव तिवारी लगातार हमारे साथ मौजूद थे। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह की कंप्लेंट्स करता हुआ सिपाही नजर आ रहा है। और चलिए अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। जी हां, आपको बता दें छत्तीसगढ़ में 12 साल की मासूम की मृत्यु हो गई। किस तरह से उसकी मृत्यु हुई है ये भी जानकारी हम आप तक पहुंचा दें। कोरोना वायरस से बड़ी भूख यहां पर साबित होती हुई नजर आ रही है। तेलंगाना से 100 किलोमीटर पैदल चली 12 साल की बच्ची और छत्तीसगढ़ के बीजापुर में अपने घर से 14 किलोमीटर पहले ही इसकी मृत्यु हो गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं इस बच्ची की। ये बच्ची अब हमारे बीच में नहीं है। 12 साल इसकी उम्र बताई जा रही है। दर्द से तड़प कर इस बच्ची की मृत्यु हुई है, लेकिन इसका इलाज नहीं किया गया। एक बार फिर से तस्वीर आप देखिए, इस बच्ची की मृत्यु हो चुकी है। छत्तीसगढ़ से ये खबर आ रही है। तेलंगाना से 100 किलोमीटर पैदल चली ये बच्ची और उसके बाद छत्तीसगढ़ के बीजापुर में अपने घर से 14 किलोमीटर पहले इसकी मृत्यु हो गई। सोनार थाना अंतर्गत आदेड़ ग्राम के 11 लोगों में से जो कि तेलंगाना मिर्ची तोड़ने गए थे, उनमें से एक बच्ची थी जिसकी उम्र लगभग 12 साल थी। ये 15 तारीख से ये पेरूर के आसपास जो कि अपने तारलोगड़ा बॉर्डर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे है, तो वहाँ से निकले थे और 19 तारीख को यानी 18 तारीख को सुबह लगभग ये हम लोग के बॉर्डर जो एरिया है एंटर करने के बाद में 8-9 बजे इसकी डेथ हो गई थी। क्योंकि अभी पूरा रोड ब्लॉक है, इस कारण एक और कोई साधन नहीं मिलने के कारण ये 3 दिन से लगातार वहाँ से पेरूर से पैदल चलते हुए पहाड़ी रास्ते से आ रहे थे। तो आपने सुना क्या कुछ कहा गया। 12 साल की बच्ची है जिसकी मृत्यु हो चुकी है। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता पवन। हम आपसे ये समझना चाहेंगे, जिस तरह से इस बच्ची की मृत्यु हुई है, क्या माना जाए, सरकार, प्रशासन, समाज सभी के गाल पर जोरदार तमाचा है ये? बिल्कुल, आपको बता दें जो 12 वर्षीय बालिका जिसकी मृत्यु हुई है जमलो मरगा, इनका ये 12 संसदीय दल, 12 लोगों का दल तेलंगाना गया हुआ था मिर्ची तोड़ने। जो कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते वहाँ से वापसी हो रहा था और ये लंबा, क्योंकि बस्तर से लगा हुआ क्षेत्र है बीजापुर से तेलंगाना, तो पैदल जंगल के रास्ते वापसी हो रहे थे। भूख और प्यास के चलते इस बच्ची की तबीयत खराब हुई थी
जिसे नजदीक के ही अस्पताल ले गया था जंगल से वापस, जिसकी वहाँ पर मौत हो गई है। तो और इसकी मौत के तुरंत बाद राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सहायक को से 5 लाख रुपए आर्थिक मदद की भी बात कही है मुख्यमंत्री ने इसमें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए पवन। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, माता पिता किस तरह से हैरान हैं, परेशान हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि करें तो क्या करें। और ये तस्वीर आप देखिए, ये 12 साल की बच्ची है जिसकी मृत्यु हुई है। बहुत सारे सपने होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना वायरस से बड़ी भूख यहाँ पर साबित होती हुई नजर आई, जिसका नतीजा ये रहा कि तेलंगाना से 100 किलोमीटर पैदल चलकर ये बच्ची आ रही थी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में अपने घर से 14 किलोमीटर पहले ही इसने अपना दम तोड़ दिया। और कहीं ना कहीं हृदय को परेशान करने वाली, दुख पहुँचाने वाली ये खबर है। आपने देखा किस तरह से भुखमरी है, साथ ही साथ कोरोना वायरस की महामारी पूरे देश में फैलती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से हर तरफ लॉकडाउन का नज़ारा देखने को मिल रहा है। और शायद यही वजह रही कि बच्ची को कोई साधन नहीं मिल पाया। 100 किलोमीटर दूरी जो है इस बच्ची ने पैदल यहाँ पर आगे बढ़ती हुई ये नजर आई, लेकिन आखिरकार इसकी मृत्यु हो गई। भूख से इलाज नहीं मिल पाया। और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर सरकारें या प्रशासन या हमारा समाज आखिर कर क्या रही हैं। और इसी के साथ फिलहाल के लिए बड़ी खबरें में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।